ये जो हाथ है ना, ये भी कहानी कहते हैं। झुर्रियों में छुपा ये कमजोर हाथ एक मजबूत इतिहास लिए है। गुजरे दशकों के अनगिनत किस्सों को महसूस किया है इन हाथों ने, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हाथ, एक एक कर अपने वादों को निभाते हाथ, संजो कर लाए सपनों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हाथ। मजबूत इरादों से अपनी किस्मत को संवारते हाथ, अपने कौशल से देश की प्रगति को दिशा देते मेहनत का हाथ। और ये युवा हाथ आंखों में सपने लिए अपने भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ते हाथ। बस एक रंग इन हाथों की पहचान और देश के स्वाभिमान को एक करता है। लोकतंत्र का रंग है, ये सब पर चढ़ता है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, कैसे हैं आप? अपने वायदे के मुताबिक आपसे मिलने चले आए हैं और आप जानते ही हैं ना इस मुलाकात का नाम क्या है। चलिए पहले औपचारिक परिचय मैं आपको दे दूं। मैं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय, चैनल का नाम डीडी किसान और प्रोग्राम का नाम सच के साथ। यहां तक की बात हुई, अब आगे की बात। कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? वैसे आज जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। बात है उस आधी आबादी की जो हमको कहीं ना कहीं पूरा करती है। और जब वोट की बात करते हैं तो फिर ये आधी आबादी कहीं दूर तक जाती हुई नजर आती है। और कहते भी हैं कि नारी तुम ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, पृथ्वी हो, प्रकृति हो, उमंग हो, तरंग हो, जीने का ढंग हो, और जीने की लय को थामे हुई ये आधी आबादी वोट की ताकत से ये हर पल एहसास करा रही है कि उसका हुनर, उसका जज्बा, उसका उत्साह सबसे अलग है। और उत्साह का ये उत्कर्ष महिला वोटर्स का ये बता रहा है कि आने वाले समय में वो एक नई इबारत लिखेंगे। लेकिन अब इस इबारत के साथ कई सवाल भी जुड़े हैं। अब सवाल ये कि वोटिंग परसेंटेज अगर इतना बढ़ रहा है महिलाओं का, तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इतनी कम क्यों दिखाई देती है? संसद में या विधानसभा में महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है? महिला अपने अधिकार के प्रति जागरूक तो हैं, लेकिन ये जागरूकता उनको क्या वो वाकई अधिकार दिला पा रही है जिसकी वो असल हकदार है? और मैं कहता हूं ना आपसे कि अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरें तो सब दिखाते हैं, लेकिन हम सच की बात करते हैं। और सच के साथ की हर कहानी बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचाने का हम काम करते हैं हर मंगलवार और गुरुवार को। तो आज आधी आबादी की पूरी कहानी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि यही आधी आबादी है जो हमको संपूर्ण करती है, अपने आप में पूर्ण करती है। तो आज आप जानते ही हैं, मेरे शो की रवायत के अनुसार पहले एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आधी आबादी ने अपना रुख बदला है। आप जानते हैं, किसी भी देश के लोकतांत्रिक शक्तियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो वोट देने का अधिकार की है। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका भी भारत से पीछे हैं। अमेरिका के एक आंकड़ा आपको बताऊं तो वहां 100 साल लग गए। जी हां, 100 साल से ज्यादा, 144 साल, अगर ये फिगर एकदम सही है, 144 साल लग गए महिलाओं को वोट का अधिकार देने में। और ब्रिटेन की बात करें तो 1 सदी का समय ले लिया। लेकिन भारत ही आपका अपना ऐसा देश है जहां पे ये अधिकार देश के अस्तित्व के साथ ही उनको मिला है, जो हमारी आधी आबादी हैं, जो महिलाएं हैं। तो फिर जब बात देश की है, देश के अपने चैनल की है, देश के अपने कार्यक्रम की है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय को जाया किए एक रिपोर्ट के साथ। और फिर बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो आपको बताएगा और समझाएगा
कि ये आधी आबादी असल में कितनी पूरी है। 18वीं लोकसभा को पूरा करने के लिए ये आधी आबादी कितनी उत्साहित है, आज चर्चा इसी पे। शुरुआत करते हैं सच के साथ की। इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। 18वें लोकसभा चुनाव का आयोजन 7 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई, चौथे चरण का चुनाव 13 मई, पांचवें चरण का चुनाव 20 मई, छठे चरण का चुनाव 25 मई और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को किया जाएगा। बता दें कि 18वें लोकसभा चुनाव में 97.6 करोड़ मतदाता वोट डालने वाले हैं, जिसमें 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं और पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। बात अगर देश की आधी आबादी की करें तो पहले के मुकाबले अब देश की राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अच्छी बात यह है कि अब महिलाएं वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित नजर आती हैं। महिलाएं मतदान के दौरान पुरुषों की तरह ही घर से निकलकर बूथ तक जा रही हैं और वोट कर रही हैं। साल 2009 और फिर 2014 के आम चुनाव में महिलाओं के मतदान के माध्यम से जो भागीदारी थी, उसमें 2019 में वृद्धि देखी गई। 2019 के चुनाव में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया था। 1962 के आम चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 45 था, वहीं 2014 में ये बढ़कर 66 हो गया था। देश के मैदानी इलाकों ही नहीं बल्कि दुर्गम क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में भी महिलाएं अपने वोट के अधिकार का बखूबी इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के संसदीय सीटों में महिला मतदाताओं की औसत संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ महिला मतदाताओं की बढ़ती तादाद अच्छे लिंगानुपात की ओर इशारा करती है। बीते कुछ सालों में पहाड़ी जिलों ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। दरअसल लोकतांत्रिक देश में हर मतदाता की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी का नतीजा है कि जब आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं, तो फिर वे अपने वोट देने के अधिकार में पीछे क्यों रहें? हालांकि एक समय था जब महिलाएं अपने परिवार और समाज को ध्यान में रखकर मतदान किया करती थीं, लेकिन आज की नारी जागरूक है और खुद फैसला लेने में सक्षम भी है। वोट किसे देना है, ये उसका निजी फैसला है, जिसे आज की महिलाएं बिना किसी के दबाव में आए बखूबी ले रही हैं। आज की नारी स्कूल कॉलेज जाती है, नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, वह घोषणा पत्र पढ़ती है और वोट किसे देना है सोच समझकर तय करती है। हालांकि महिलाओं के यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं रहा है। जब आजाद भारत ने ये तय किया कि वो देश के वयस्कों को वोट करने का यानी अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार देगी, तो कई तरह की दिक्कतें भी सामने आईं। साल 1948 में जब मसौदा मतदाता सूची तैयार करने की बारी आई, तो कुछ प्रांतों के अधिकारियों ने महिलाओं के नामों को लिखने में दिक्कतें पेश आने की बात कही। कई महिलाओं ने अपना नाम बताने से मना कर दिया और अपना नाम बताने की बजाय खुद को किसी की पत्नी, माँ, बेटी या किसी की विधवा के रूप में पेश किया। लेकिन फिर यह साफ कर दिया गया कि महिलाओं का पंजीकरण उनके नाम से ही किया जाएगा। महिला को किसी दूसरे की संबंधी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इस काम में मीडिया का सहारा लिया गया।
और महिलाओं को अपनी खुद की पहचान के साथ नाम लिखवाने के लिए उत्साहित किया गया। महिला संगठनों ने भी महिलाओं से अपील की कि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए खुद मतदाता बने। इस तरह महिला मतदाता का ये सफर मौजूदा समय में काफी अच्छे नतीजे दे रहा है। तो आज आधी आबादी की इसी पूरी कहानी को बेहद नजदीक से माइन्यूटली पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आप जानते ही हैं हमेशा की तरह मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ता है। परिचय मैं आपका एक एक कर रहता हूं। मेरे साथ अलका जी जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव है और जानती हैं कि स्टूडियो से लेकर ग्राउंड तक की रियलिटी को कैसे उन्होंने नजदीक से देखा है। मेरे साथ अजीत शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, चुनाव की हर खबर पे नजर रहती है और चुनाव का सटीक विश्लेषण भी वो करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप अच्छे से सारे प्रोसेस को समझते हैं, मेरे व्यूवर्स को समय समय पे समझाते रहते हैं। और अनीता डागर जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं लेकिन एक कुशल गृहिणी है, जागरूक मतदाता है और जानती हैं कि महिलाओं के इस हक की लड़ाई कहां तक पहुंचनी चाहिए। शुरुआत करते हैं अलका जी, सबसे नजदीक मेरे अलका जी बैठी, शुरुआत यहीं से करता हूं। तो अलका जी, असल में आज हम कुछ इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे और साथ ही कुछ भविष्य की बातें करेंगे। कुछ चीजें हमने हालांकि अपने पैकेज में बताई हैं, रिपोर्ट में बताई हैं, लेकिन फिर भी ये जो बयार बदलाव की महिला वोटर्स के तौर पे आप देख रही हैं, ये सब अचानक से हो गया या इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगा है और समय से ज्यादा संघर्ष हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा घनश्याम, लेकिन सबसे पहले आपके ज़रिए मैं धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहूँगी सच के साथ की पूरी टीम को कि इतना अहम और इतना प्रासंगिक विषय उन्होंने चर्चा के लिए चुना है। सही वक्त है जब महिलाओं को अपना वोट देना है, ऐसे में उनको अपने अधिकार का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। और मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि उपयोग नहीं, सदुपयोग करें। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि आप सोचें, आप तय करें कि आपका वोट किसे जाना चाहिए, क्या वो आपके हित में होगा जिस उम्मीदवार को आप चयनित करना चाह रहे हैं। आप राष्ट्र हित सोचें, आप समाज हित सोचें। और ये तो बहुत ही बेहद ख़ास साल भी है घनश्याम के 2024 को अगर हम चुनाव का साल कहें तो कहना गलत नहीं होगा, वैश्विक रूप से भी, क्योंकि 60 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां इस साल हम चुनाव होते हुए देख रहे हैं। और दो बड़े देश जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ और दो बड़ी डेमोक्रेसीज़ यानी कि यूएसए और इंडिया, जिसके चुनाव पर पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं, वहाँ चुनाव हो रहा है तो बेहद अहम है। और आज जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं को मताधिकार दिए जाने की, मिलने की और उसका सही इस्तेमाल होने की, यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में विमेन सफ़रेज भी कहते हैं। इसके सफ़र की शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई। 1893 वो साल था जब पहली बार महिलाओं को ये हक मिला और उसके बाद उसको फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए बाकी देशों ने भी इसे अपनाया और महिलाओं को हक मिलने शुरू हो गए। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भारत एक लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। ऐसे में महिलाओं ने संघर्ष करके अपने हक को पाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार विमेन सफ़रेज के हक में नहीं थी। तो ऐसे में महिलाओं ने संघर्ष किया। ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगी मार्गरेट एलिजाबेथ कज़न्स का और जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का, जिनके संघर्ष ने इस आंदोलन को एक विशेष गति दी और आखिरकार 1947 में जाकर भारत आज़ाद हो गया। और 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, यहाँ पे मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगी कि बिना किसी डिबेट, बिना किसी मतभेद के उन्होंने यूनिफॉर्म सफ़रेज यानी कि किसी भी लैंगिक भेदभाव को ना रखते हुए सभी को यूनानिमसली एक समान अधिकार दिया वोट देने का। और उसके बाद पहले जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए 1951-52 में। जाहिर है प्रक्रिया बहुत जटिल रही होगी उस समय, पंजीकृत करना, सभी को इसके लिए प्रेरित करना कि आगे आएँ और अपना वोट कास्ट करें। तो ये एक सफल चुनाव रहा और महिलाओं ने जाहिर है आगे बढ़कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बताइए, वो वाकई प्रोत्साहित करती हैं और कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ती हैं, लेकिन अधिकार का मिलना और अधिकार का इस्तेमाल होना, इसके बीच की जो थिन लाइन है, वो थिन लाइन थी या बहुत बड़ी लाइन थी, वो भी एक सवाल है। क्या उसको हासिल करने में बहुत समय लग गया?
बिल्कुल घनश्याम, मैं मानती हूँ कि इसको हासिल करने में समय लगा है। और आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा एक सोचने वाला एक शोचनीय विषय ये भी है कि जब हम कहते हैं कि पुरुष मतों का अनुपात महिला मतों का अनुपात घट रहा है, यानी कि वो जो गैप था कि महिलाएं कम वोट देती थी और पुरुष ज़्यादा देते थे, वो चुनाव दर चुनाव घट रहा है। 2019 में ये बिल्कुल ना के बराबर था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस चुनाव में यानी 2024 में शायद महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ दें। मगर क्या ये हर्ष का विषय है? क्योंकि जब आप जेंडर रेशो यानी कि लैंगिक अनुपात देखते हैं तो 2019 में जो 928 महिलाएं 1000 पुरुषों पे थी, वो आज 2024 में बढ़ के 948 यानी कि 948 हो गई हैं। तो ऐसे में अगर अनुपात बराबर भी हो जाता है तो भी तो महिलाएं कम हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मोहम्मद अमीन सर हमारे साथ मौजूद है। अमीन सर, असल में ऐसी कौन सी कोशिशें, ऐसे कौन से प्रयास, ऐसे कौन से एफर्ट्स किए गए जिसके जरिए हम कह रहे हैं कि महिलाएं अपने वोट की ताकत को समझने लगी हैं, और न सिर्फ समझ रही हैं, वो आंकड़ों में नजर आने लगा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट के इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा चाहता है कि अपने वोटरों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो वोट लेने के लिए इलेक्शन के टाइम में। तो इसलिए देखिए, आप रजिस्ट्रेशन से लेके हर वोटर का साथ साथ में यूथ है और ओल्ड एज के हैं, इसके साथ में महिलाओं के लिए भी वोटर रजिस्ट्रेशन से लेके वोट कास्ट करने तक के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आपने देखा कि 97 करोड़ लगभग हमारे जो मतदाता हैं, उनके अंदर 49% पॉइंट प्लस हमारे जो मतदाता हैं वो पुरुष हैं, लेकिन बराबर करती हुई महिलाएं दिख रही हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, 47 पॉइंट समथिंग है। आप उसमें से 12 करोड़ जो है तो हमारे यूथ हैं, उसमें भी देखेंगे तो आप 80 लाख हमारी जो युवा पीढ़ी की बच्चियां हैं, उनका भी इनरोलमेंट हुआ है। तो मैं समझता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जितना एक तो रजिस्ट्रेशन के साथ में इनको मिला है, अपना रजिस्ट्रेशन के साथ में, और ये सुविधा दी गई है, उनके घरों से जाके हमारे BLOs जाके उनका फॉर्म लेके आते हैं, उनको भर के आते हैं, उसके बाद उनके वोटर ID कार्ड डिलीवर करके आते हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था है। ग्राउंड में इसका इम्पैक्ट दिखता है क्या सर? जी, ग्राउंड में क्या इसका असर दिखाई देता है, जो आप जितनी बातें बता रहे हैं? अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या रहा फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद जो अभी हम देख पा रहे हैं, उसका परसेंटेज तो उतना उत्साहित करने वाला नहीं है सर इस बार? नहीं, अभी आप देखिएगा कि जो चुनाव, मुझे सर ये बताइए ना, इतनी कोशिशें आपने मुझे गिनाई, उन कोशिशों का असर अगर ग्राउंड पे दिख रहा है तो पहले फेज की वोटिंग के बाद वो आंकड़े हमारे पास क्यों नहीं है जिससे हम कह पाए कि जितनी कोशिशें आपने गिनाई वो फ्रूटफुल तरीके पे ग्राउंड पे हमें नजर आई? छोटा सा सवाल सर। देखिए, जहाँ तक सवाल है वोटिंग का कि पार्टिसिपेशन जो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए हमारे जो मतदाता तो हैं ही साथ में, उसके साथ में हमारे पार्टी के जितने लोग इलेक्शन के लिए अपने जोर लगा रहे हैं उनको भी चाहिए, और हमारा मीडिया तो करते ही करता है। लेकिन देखिए ना, सुविधाएं कितनी दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि जहाँ तक वुमेंस का सवाल है, लेडीज़ के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, जिसमें क्लर्क से लेके सिक्योरिटी गार्ड से लेके और प्रिसाइडिंग अफसर तक उनको दिया गया है, जो सारी लेडीज़ हैं, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। उनके पोलिंग एजेंट्स भी लेडीज दिए जाते हैं। आप देखिए ना कितनी, और उसके साथ में जो बच्चियां हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्रच बनाया गया है। आपको क्या लगता है एक बच्चा जो एग्जाम में अपीयर होता है, अगर वो फेल हो जाता है, वो कितना ही कहते रहे कि मैं तो भाई साहब दिन से रात तक पढ़ा था, मैं तो 24 घंटे पढ़ता था, रिजल्ट मैटर करता है ना सर? परिणाम मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके लिए परिणाम वोटिंग परसेंटेज है, आपकी कोशिशों का परिणाम। वो परिणाम अगर नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई है, या फिर कहीं पेच कसने की जरूरत है, जो गड्ढे हैं उन्हें भरने की जरूरत है सर। फिर हिंदुस्तान में जितनी फैसिलिटी दी जाती है वोटर्स को, उतनी शायद मैं समझता हूँ कहीं नहीं दी जाती। लेकिन देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वोटर का है, और हमारे पड़ोसियों का है, हमारे वहाँ पर रहने वालों का है, समाज का है, कि वो उनको जागरूक करें, जिसमें कि आप लोगों का बड़ा योगदान है। जो समाचार हैं और इनसे सबसे जिंगल से सभी से बताया जाता है, समय समय पर उनको आगाह किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ना, वोटर्स के लिए कितनी फैसिलिटी दी गई हैं, और कोशिश की जाती है कि वो अपना आके वोट कास्ट करें। और महिला जो वोटिंग परसेंटेज मेरा इशू नहीं है आज, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, इस पर उनके लिए सारी फैसिलिटी दी जा रही है। लौट रहा हूं सर आपके पास। अनिता डागर भी हमारे साथ मौजूद है। अनिता जी, आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, एक जागरूक महिला मतदाता हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार के 18वीं लोकसभा में ये आधी आबादी कितनी उत्साहित है, कितनी उमंग के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है? क्योंकि फर्स्ट फेज इतना उत्साहित करने वाला नहीं रहा, सच बताए तो।
घनश्याम जी, जो फर्स्ट फेज हुआ है वो पूरे कंट्री में नहीं हुआ है और अभी कोयली चुनाव का हिस्सा है पर मैडम। हाँ, पर अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही हैं और महिलाओं पे जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको महिलाएं ही प्रोत्साहित करती हैं कि जी आप भी जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। तो सिर्फ महिलाओं पे सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी नहीं है कि बीइंग अ महिला वो अपना वोट डालें, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पे है। घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, उनको भी वो लेकर जाती हैं मतदान के लिए। तो बहुत अहम भूमिका जो है महिलाएं निभा रही हैं और सिर्फ आंकड़े जो है हम उसका प्रतिशत ना देखें कि 47% के करीब महिलाएं डाल रही हैं। मतलब अगर ओवरऑल टीनेजर्स भी डाल रहे हैं तो वो आंकड़े भी महिलाओं में शामिल होने चाहिए और जो बुजुर्ग वर्ग हमारा डाल रहा है उसका श्रेय भी महिलाओं को जाना चाहिए। महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं। नहीं रखते अनीता जी, आंकड़े मायने रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं, आंकड़े मायने रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और देखिए आप, अगर आप पहले के उठा के देखेंगे तो प्रोग्रेस हो रही है, कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं देखेंगे आप। पहले पिछले 5 साल का देखेंगे, उससे पहले का देखेंगे तो ग्रोथ ही दिखेगी आपको। तो इस बार का जो हमारा है 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, डेफिनेटली उसमें भी काफी अच्छा आपको भागीदारी महिलाओं के रूप में देखने को मिलेगी। आप जिस परिवेश में रहती हैं, जो दूसरी महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो खेती किसानी से संबंधित हैं, क्या उनमें भी जागरूकता बढ़ी है? क्या पति की इच्छा पर वोट देने की परंपरा ध्वस्त होती दिखाई दे रही है? हाँ, ये पति या कोई और भी घर में? जी, पहले क्या होता था कि घर में एक जिसने किसी ने भी बोल दिया, बड़े बुजुर्ग ने, तो सबके वोट जो हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते थे। पर अब हर कोई अपना एक स्टैंड रखता है, अपना ओपिनियन रखता है। और महिलाएं, मतलब अगर आप हमारे गांव की बात करें तो गांव में एक उत्सव की तरह इलेक्शन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्सव से कम नहीं होता और महिलाओं में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिलता है। और मैं उसी पॉजिटिविटी के साथ आपको आश्वासन दे रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कि डेफिनेटली महिलाएं जो हैं इस इलेक्शन में भी काफी आगे आने वाली हैं और बहुत अच्छी तादाद में वोट महिलाओं की तरफ से देखने को मिलेगा। चलिए, महिलाओं के आगे आने की बात करिए, भी वोट में आएंगी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। अजीत शुक्ला मेरे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। अजीत जी, यहां से आगे की कहानी की अगर बात करें तो महिलाओं की बढ़ती हुई वोटिंग पावर को देख के क्या पॉलिटिशियंस, क्या राजनीतिक दल ये समझ चुके हैं कि भाई अब अनदेखा नहीं किया जा सकता महिलाओं को? क्या हम उस टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गए? देखिए, पिछले अगर 5 साल की हम बात करें, मैं बहुत ही सकारात्मक हूं इस चीज़ को लेकर कि ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। तो मैं समझता हूं कि आधा भरा हुआ है। और पिछले अगर 5 वर्षों के अगर आप देखें, तमाम जो राज्य सरकार के इलेक्शंस हुए हैं उसमें 18 ऐसे राज्य थे जहां पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो है वो ज़्यादा हुआ था, उनका टर्नआउट ज़्यादा था। वहाँ पे 10 सरकारें थी जो रिपीट की थी। और अगर आप हर जगहों का ये जो महिलाओं के मतदान का और उनके अधिकार का या उनके विकास का जो बात है, वो एक सतत प्रक्रिया है, ये एक दिन की घटना नहीं है। आप पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो आप अगर हर जगहों पे देखेंगे तो हर जगहों पे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे इसका जो है निरंतर बढ़ा है। आप, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि पिछले लगभग जो है 20 जो मुख्य कारण है, लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकल बॉडीज़ में भी 20% का आरक्षण दिया गया है। और पहले तो बहुत ज़्यादा सहभागिता बहुत ज़्यादा कम थी, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम था महिलाओं का, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो चाहे असेंबली की बात। प्रतिनिधित्व दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, मैं दोनों अलग अलग चीजें, दोनों चीजों में, दोनों, मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं दोनों चीजें कि वोटिंग में जो पार्टिसिपेशन है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों चीजों की बात कर रहा हूं मैं। जो प्रतिनिधित्व है वो भी बढ़ा है पहले के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। उसका मैंने पहले सबसे शुरू में ही बताया आपको कि 20 ऐसे राज्य थे जहां पे कि टर्नआउट बढ़ा है, और कई ऐसे, जैसे 12 लगभग ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं की संख्या जो है रेशियो ज्यादा है पुरुषों से। कुछ साउदर्न स्टेट्स हैं और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। आप अगर अभी भी देख रहे हैं तो पिछला अगर 920 था, अगर 1000 के रेशियो में 920 था, तो आज 948 हुआ है, 948 हुआ। तो ये बहुत ही सकारात्मक है। 2021 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है, जो बताती है कि महिलाएं संसद में मात्र 10.5% और विधानसभाओं में तो 9% है।
आप कहते हैं उत्साहित करने वाला आंकड़ा है, कमाल है सर। नहीं, मैं प्रोत्साहित नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। वो एक दिन में कोई एक सर आपका जी ने बताया ना, जितना रूढ़िवादी समाज रहा है मेरा भारत तक का सफर अगर हम तय कर चुके हैं, आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी अगर महिलाओं का जो आंकड़ा डबल भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो सर ये दुखद है। दुखद है। अगर मेरे पास समस्या है, अगर तो उस समस्या को लेकर रोना है या उससे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हमारे पास समस्या है तो हम उस समस्या का ही ढोल बजाएंगे या उससे आगे बढ़ेंगे और उस समस्या का निदान खोजेंगे। समस्या बताएंगे तो ना पर हाँ, तो समस्या बताएंगे तो वही तो बता रहा हूं मैं। पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो धाराशायी हो रहे हैं लगातार। अब ऐसी स्थिति, अभी एसबीआई का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो पिछले अगर नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आप ये चीज समझिए कि वो जो अधिकार, जिस चीज को अगर छीना जा रहा है या जिस चीज को दबाया जाता है, वो बहुत मजबूती से जो है वो रिपेल करता है। तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये चीजें जो है वो बढ़ेंगी। महिलाओं का हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो, चाहे असेंबलीज के इलेक्शन हो, चाहे जो है वो लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यसभा के इलेक्शन हो, आप देखिएगा इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे। सारे आंकड़े जो है इस ओर ही इशारा करते हैं। ठीक है, तो कई और आंकड़े हैं ऐसे जिसके बाद कई और सवाल उठेंगे ब्रेक के उस पर। एक छोटे से ब्रेक है, रुक रहे हैं। आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज का ये शो आपको जरूर देखना चाहिए, अपने लिए नहीं, आधी आबादी के लिए, क्योंकि यही आधी आबादी हमको संपूर्ण करती है। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। सिर्फ डीडी किसान पर। सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ में आज उस सच की बात की जा रही है जो हमारे लिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बात आधी आबादी की उस शक्ति की जो चुनाव में कहीं ना कहीं उभर के आ रही है, निखर के आ रही है, और यही समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट अलका जी मेरे साथ मौजूद हैं। अलका जी, क्या महिलाओं का बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक मानक हैं, चाहे वो जाति के हिसाब से हैं, धर्म के हिसाब से हैं, एक खास वोट बैंक हम उसके हिसाब से तय कर देते हैं, क्या ये सारे वोट बैंक को ध्वस्त कर देगा महिलाओं का ये वोट बैंक? क्या हम इस ओर खुद को, महिलाओं को बढ़ते हुए देख सकते हैं? कर भी सकता है। और मैं ये विश्वास के साथ इसलिए कहना चाहूँगी कि जिस अजीत जी ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया एसबीआई की, उसमें एक बड़ा विशेष उल्लेख इस बात का है कि 13 करोड़ महिला वोटर अभी भी अनटैप्ड हैं इस देश में, यानी कि जिनका पंजीकरण ही अभी तक नहीं हुआ था। तो यदि ये महिलाएं सामने आ जाती हैं, ये अपना वोट देती हैं, तो ये अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे होगा मैम? क्योंकि देखिए, जो घर से निकल ही नहीं रहे, जो अपना वोट दे ही नहीं रहे, वो जब अपना मन बनाएंगे और किसी पार्टी को, किसी उम्मीदवार को अपना वोट देंगे, तो वो अपने आप में जो चुनावी नतीजे हैं वो कहीं से कहीं ले जा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें फिर से उसी विशेष बात पे मैं जोर देना चाहूँगी कि इसमें होना ये है कि महिलाएं अपना मत शब्द पे मैं जोर देना चाहूँगी कि मत यानी ओपिनियन, तो अपनी ओपिनियन खुद बनाएं
किसी से प्रभावित ना हो, किसी के दबाव, किसी के डर में आके वो वोट नहीं देना है। और जो लोग घर में बैठे रह जाते हैं उनसे तो मेरा बहुत निवेदन है, विशेष तौर पे महिलाओं से, कि वो ज़रूर निकलें, अपना वोट ज़रूर दें। आप ये बात समझें कि आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है। देखिए अर्बन एरियाज में अलका जी हमने देखा है कि महिलाएं क्या कोई और भी घर से बाहर नहीं निकलता है, कहते हैं आप तो छुट्टी है चलो आराम से बैठेंगे। तो मैम ये अरुचि है क्या पॉलिटिक्स को लेके और पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, राजनेताओं को लेके, क्या वो इंटरेस्ट जिस तरह का होना चाहिए वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है? घनश्याम, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक तो नहीं रखूंगी क्योंकि सुधार तो आया है। पहले के वक्त के अगर हम आंकड़े देखें तो वहाँ पे वो आंकड़े ज़्यादा उदासीन थे, ज़्यादा दर्दनाक थे। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग निकल के वोटिंग कर रहे हैं। मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ क्योंकि पहले चरण के मतदान हुए हैं और उसमें जितना मतदान हुआ है वो अपेक्षा से कम हुआ, यानी कि 64% लोगों ने आके अपना मत दिया है, जिसमें कुछ राज्यों में तो काफी कम रहा है इसका। अभी तो मैम मौसम भी थोड़ा ठंडा है, अभी तो मई में जाएंगे तो और ज्यादा गर्मी होगी, ये तो और डाउन हो जाएगा फिर। नहीं, पर इस बात पे तो मैं मानती हूँ कि इस बात पे इलेक्शन कमीशन को शायद डॉक्टर अमीन इस पे प्रकाश डाल पाए कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रीपोन कर देना चाहिए था, जिससे कि लोग मई जून की गर्मी में ये ना सोचें कि इतनी गर्मी में कौन बाहर जाएगा। थोड़ा सा प्लेजेंट रहता है तो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपना वोट देने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। ठीक है, टॉपिक पे लौटते हैं मैम, क्योंकि आज महिलाओं की भागीदारी पे टॉपिक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि बढ़ती हुई वोटिंग परसेंटेज और मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का, इसके बीच में गैप क्यों है? इसके बीच में गैप इसलिए है घनश्याम के महिलाएं बाहर आकर वोट तो दे रही हैं, अपने आप को रजिस्टर भी करा रही हैं, लेकिन जिस मानसिकता से भारत आगे आया है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, उसमें बदलाव बहुत धीरे हो रहा है। महिलाएं सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिला उम्मीदवार को वोट देंगी, इसलिए महिलाएं राजनीति में ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं। अब से कुछ वक्त पहले तक महिलाएं ज़्यादा वोट क्यों नहीं देती थी? क्योंकि उनको उन्हीं के परिवार के लोग डिस्करेज करते थे, तुमको बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, तुमको राजनीति की क्या समझ है, हम दे देंगे वोट, हम समझ लेंगे। वही आप समझिए सेम सिनेरियो राजनीति में भी है। एक महिला को राजनीति क्या समझ में आएगी? तो ऐसे में महिलाओं के दिमाग में भी वही है। ऐसा नहीं है, जैसा मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि एक महिला उम्मीदवार को वोट देगी। महिलाओं के दिमाग में भी ये हो सकता है कि एक राजनेता तो पुरुष ही ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस परसेप्शन में, इस सोच में बदलाव आ रहा है। भले ही वो थोड़ा सा धीमे चल रहा है ये बदलाव, लेकिन बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में हम ज़रूर देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी ज़रूर बढ़ेगी। इसको टर्न कर दूं अगर मैं मैम थोड़ा सा, कि ये क्या सिर्फ थॉट महिलाओं का है कि अच्छा राजनेता पुरुष ही होता है, या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज का भी है जो टिकट के नाम पे महिलाओं की भागीदारी को कम कर देते हैं? वो भी ये जानते हैं कि महिलाएं शायद उतनी अच्छी राजनेता नहीं होंगी। अपवाद जरूर है हमारे देश में, लेकिन जो संख्या है, मेजोरिटी है, वो इशारा करती है मैम ऐसा। मगर फिर से मैं यही कहना चाहूंगी घनश्याम के सोच तो महिला पुरुष दोनों की है और एक राजनीतिक पार्टी महिला पुरुष दोनों मिलके ही बना रहे हैं, वो सोच सबकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर से अगर हम आंकड़ों की तरफ वापस जाएं तो पहले के मुकाबले ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, उनको टिकट मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहूँगी कि ये आंकड़े सुधरने बहुत ज़रूरी हैं और जल्दी सुधरने ज़रूरी हैं, क्योंकि 8% जो पहले फेज में कैंडिडेट्स थे उसमें केवल 8% महिलाएं हैं। तो ये बहुत दुखी करने वाले आंकड़े हैं। बढ़ते जरूर है कि संतोषजनक नहीं है, पर मैं सकारात्मक हूँ। ठीक है, आज सकारात्मक पैनल है मेरे साथ, सारा जो सकारात्मक बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी मोहम्मद अमीन सर, एक सशक्त लोकतंत्र में महिलाओं की इस भागीदारी को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, उस अनुभव के साथ महिलाओं की इस भागीदारी को अगर रिलेट करके देखें तो कौन सी इक्वेशन बनती है सर? देखिए, ये वही देश है जहाँ पर बच्चियों को एडमिशन नहीं दिलाया जाता था, स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन समय परिवर्तनशील है, बढ़ता गया और जागरूकता बढ़ती गई। आज आप देखिए इस स्तर पे है कि हमारी जो महिलाओं के वोटर रजिस्ट्रेशन आप मैं बता रहा था 47 पॉइंट समथिंग है, और उसी में आप देखेंगे कि बच्चियों का भी जो है 80 लाख है, यहाँ के यूथ का 12 करोड़ है। तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उनको टोटल महिलाओं के लिए कर दिया है, चाहे सिक्योरिटी से लेके क्लर्क हो, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, सारे लोग लेडीज़ हैं।
इधर जो झिझकती थी महिलाएं वोट देने के लिए कि हम जाएंगे तो शायद हमारा चेहरा देखा जाएगा, आईडी कार्ड से मिलाया जाएगा, उनको वो झिझक दूर करने के लिए किए गए ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ बच्चियाँ या बच्चे उनके साथ होते, छोटे बच्चे, उनको ले जाने में दुविधा होती थी, उनके लिए भी प्रयत्न किए गए कि पोलिंग स्टेशन के बराबर में क्रच खोले जाएँ, जिससे कि अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दें और जाके अपना वोट आसानी से दे के आ जाएँ। व्हील चेयर दे दी गई जिसमें लेडीज़ जो हैं या जेंट्स के लिए है, लेकिन लेडीज़ के लिए भी है, वहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध है और सारी कोशिशें की जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज दी जाएं। अब ये हमारे जो प्रचार प्रसार का माध्यम है, चाहे कोई माध्यम हो, उसमें सभी से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को और वोटर्स को लुभाने की बात करें और वो आके हमारे मतदान में भाग लें, जो सीधे देश की तरक्की में काम आएगा, देश के लिए प्रगति के काम आएगा। उसमें महिलाओं का योग बहुत ज़रूरी है। जहाँ की आज आप देख रहे हैं कि देश में हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, हमारे यहाँ गवर्नर्स भी रहे, हमारे यहाँ पायलट भी आ रही हैं, हमारे यहाँ सैनिकों के लिए भी जगह दी गई है, लेडीज़ जो हैं आज कमांडर बन रही हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के साथ में फाइटर पायलट भी हैं। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? डॉक्टर इंजीनियर तो थे ही, आज फाइटर पायलट भी हैं, वो बराबर से कंधा से कंधा मिलाकर देश के प्रगति में साझा हैं। तो इसीलिए हमारा इलेक्शन कमीशन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों का, लेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, जिससे कि हमारे देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा हाथ हो। जैसे कि एक परिवार में बढ़ने में उनका हाथ होता है, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारी जो माताएँ बहनें हैं वो आगे बढ़ चल कर हिस्सा लें और देश में कोई परिवर्तन की जो अगर चल रही है तो उस परिवर्तन में साथ आएं और उसकी प्रगति। तो सर, जितने एफर्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है उसके हिसाब से परिणाम ना आने की वजह क्या है? आप रसोइया हैं, खाना बहुत अच्छा बना देते हैं, परोस भी देते हैं, गार्निशिंग भी कर देते हैं, अब खाने वाला खा ही नहीं रहा है सर। नहीं, उसके लिए तो मैंने कहा ना, समाज में जो हमारे लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जैसे कि अब बच्चों को भी कहा गया है, जो इंटरमीडिएट कॉलेज तक जो हम बना रहे हैं 18 साल के वोटर्स को, तो वोटर्स भी अपने परिवार को कहते हैं। ऐसा नहीं कि माँ बाप को नहीं ले जाते साथ में, या बच्चियाँ हैं वो भी वोटर्स हो गई हैं, वो भी ले जाती हैं। जहाँ तक सवाल है प्रचार प्रसार का, कोई माध्यम ऐसा बचा नहीं है जिससे कि उनको आगाह न किया जाता है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि घर पे जाके उनको हम वोटर आईडी कार्ड दे के आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे के आते हैं, कोई पैसा नहीं है। उसके बावजूद अगर ना है तो मैं तो समझता हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है। इस मामले में मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि जिसको इतनी फैसिलिटी सबसे ज़्यादा विश्व में अगर केयर की जाती है वोटर्स की, तो हमारे देश में की जाती है। उनको हर तरीके की फैसिलिटी ज़्यादा, ये सोचा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, जिससे कि देश की प्रगति होगी। देश की प्रगति में उनका बहुत योगदान है। उसमें हमारी जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि उन्होंने घर को संवारा है, तो देश को भी संवारने में उनका हिस्सा होगा आगे, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, अनिता जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिता जी, कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए, गृहिणी के लिए, पहले तो राजनीतिक पूरी इस निर्णय में हस्तक्षेप करना, फिर दूसरे को भी कन्विंस करना, फिर ये समझाना कि देखिए भाई वोट आपका अधिकार है, महिलाएं तो फिर और बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी दिखाई देती है? घनश्याम जी, मैं आपके सवाल पर आऊंगी, पर उससे पहले जो अलका जी ने कहा कि टेम्परेचर राइज जैसे जैसे होगा और इलेक्शन का टाइम जैसे आ रहा है ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद जैसे, तो उसमें अलका जी ने कहा कि हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज पर कुछ असर आए। बात बिल्कुल सही है। लोगों को आजकल देखते हुए, लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए, अगर हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा एक फैक्टर हो सकता है कि लोग इस कारण भी थोड़ा कम जा रहे हैं, दुर्भाग्यवश ये बहुत गलत होगा। क्योंकि अगर आप जवान और किसान की बात करें तो वो हर समय तत्पर रहते हैं देश सेवा के लिए, और यदि लोग इस फैक्टर को देखते हुए एक दिन जहाँ पे आपको 8-10 घंटे मिलते हैं कि प्रॉपर आप किसी भी टाइम स्लॉट में जाकर वोट डाल सकते हैं, और आप इस फैक्टर के कारण नहीं आते, तो ये बहुत ही विचार और विमर्श करने का विषय है। फर्स्ट फेज में तो उत्तराखंड का मौसम बहुत अच्छा था मैडम, वहाँ परसेंटेज नहीं आया। देखिए, वहाँ पर नहीं आया, पर उसी के लिए हम लोग पूरा ब्लेम नहीं कर सकते ना मैम। जी, मौसम को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ आपके अंदर की विल पावर कितनी स्ट्रांग है ये समझने की कोशिश है। हाँ, एक फैक्टर पे हमने अभी चर्चा की है कि एक फैक्टर ऐसा हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जी राजनीति में हमें इंटरेस्ट नहीं है, या वो किसी पार्टी विशेष में नहीं जाना चाहते, या उनको किसी भी सिस्टम पे विश्वास नहीं होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि लोग क्यों नहीं घर से बाहर निकल के गए। लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी चर्चा का इतना असर हो कि लोग घर से बाहर निकले और अपने मत अधिकार को पहचाने और एक अच्छी सरकार का चुनाव करके
लोकतांत्रिक देश में पहल अच्छी करें। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो नोटा भी है हमारा जी, लेकिन जाना चाहिए उनको, बूथ तक तो जाना है, ईवीएम में वोट डाल के आना है, चाहे वो नोटा में डालें चाहे वो किसी कैंडिडेट को डालें। ये एक हमारा वो है मोटिव कि हमें वहाँ तक पोलिंग स्टेशन जाकर हमें वोट डालना है। तो वोट डालने के लिए अगर वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो नोटा भी हमारा एक है वहाँ पर उपलब्ध, उसमें नोटा में डाल सकते हैं अगर कैंडिडेट उन्हें पसंद नहीं है तो। सही बात है, तो ये एक ऑप्शन आपके पास है कि अनिता जी जाना है उनको। लेकिन अनिता जी जितनी बातें आपने बताई ये बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, किताबों में पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। आपने अपने स्तर पे ऐसी कोई कोशिश की है क्या? हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों को जाते हैं और उनके अधिकार के बारे में भी बताते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। मतलब जिसे कहा जाता है कि गांव में पूरे घर कुनबा जो है इकट्ठा होकर फिर जाता है, तो हमारी ये कोशिश होती है ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण कि जितने भी लोग हैं उनको हम इकट्ठा करके अपने साथ लेके जाएं और जितने भी लोगों की पर्ची बनी हुई हैं वो सभी के सभी इस्तेमाल और सब अपने राइट को पहचानें और वोट डालने डेफिनेटली जाएं। और महिला वोटर की प्रायोरिटी क्या होती है वैसे अनिता जी? आप मिलती हैं महिला वोटर से, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? कैंडिडेट होती है, पार्टी होती है, या महिलाओं से जुड़े हुए जो योजनाएं होती हैं वो होती हैं? किस तरह की प्रायोरिटी पे महिलाएं वोटिंग करती हैं? माइनस स्टेट क्या रहता है? महिलाओं की जो प्रायोरिटी होती है, देखिए वो योजनाओं पे काफी हद तक निर्भर करती हैं, क्योंकि महिला को पूरे घर का संचालन करना होता है। मतलब कहा जाता है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो महिला ही है घर की, तो उनके ऊपर दामोदर ज्यादा है। तो वो हमेशा ये देखते हैं कि भाई किस चीज से हमारा फायदा हो, क्या हमारे हित के लिए हो जाए। तो वोट डालते वक्त ये चीजें उनके दिमाग में जरूर होती हैं कि क्या ऐसी योजना है या किस पार्टी का वो चयन करें, कौन उनके लिए अच्छे फैसले ले सकता है। तो ये डेफिनेटली चीजें उनके दिमाग में होती हैं। ठीक है, अजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत सर, असल में महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की तो हम बात करें, लेकिन ब्रेक से पहले जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, इस बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज के साथ चुनावी मैदान में महिलाएं उतने बड़े आंकड़े में नजर क्यों नहीं आती है? ग्रेजुअली आंकड़ा भले ही बढ़ रहा हो लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। मूल वजह क्या समझ आती है? महिलाओं की इच्छा शक्ति कम है या पॉलिटिकल पार्टीज को विश्वास नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो पूर्ण रूप से जो है वो विनेबिलिटी पे कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है कि जीतने योग्य कौन है। और महिलाओं का जो है वो सबसे बड़ा, अगर पूरे मिक्स डेटा को अगर हम पूरे भारत के ग्रामीण और सारे मिक्स करके अगर बातचीत करें तो मूल रूप से जो है भारत की जो दो सबसे बड़ी जो समस्या है महिलाओं के समक्ष, वो है सुरक्षा की और गरिमा की, डिग्निटी और सेफ्टी की। और इस चीज़ को कितना ज़्यादा कोई सरकार बढ़ा रही है, उस डिग्निटी को और जो सेफ्टी है उसको कितना ज़्यादा बढ़ा रही। हालांकि पिछले 10 सालों में जो है इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने जो है वो सुरक्षा के लिए या डिग्निटी के लिए कार्य भी किया है। एक योजना चला था स्वच्छ मिशन का, जिसमें लगभग 11 करोड़ लोगों को जो है वो शौचालय बनाया गया ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो वो एक सकारात्मक पहल है। और उस तरह की बहुत सारी योजनाएं, देखिए जो योजनाएं होती हैं वो तो कई। सॉरी टू इंटरप्ट, आप ही कह रहे हैं कि जो जीतेगा टिकट उसे मिलेगा, तो यानी महिलाओं में जीतने की क्षमता पॉलिटिकल पार्टीज को कम नजर आती है। उनको लगता है कि ये जीत नहीं पाएंगी या समझा नहीं पाएंगी, ऐसा है। धीरे धीरे भागीदारी बढ़ी है। जैसे आप देखिए 50% जो है, लगभग 20 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है वो लोकल बॉडीज में 50% का आरक्षण दिया गया है। तो वहाँ महिलाएं ग्रूम हो रही हैं और वो धीरे धीरे फिर आके असेंबलीज इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। वो खुद तैयार हो रही हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा सकारात्मक। सर, ये धीरे धीरे वाला वर्ड बहुत ही धीरे दिखाई देता है। नहीं तो क्रांति, उसके बाद क्रांति। देखिए जैसे अब मैं आज ये इस शो में बोल के जा रहा हूँ, आप कभी भी ये इसको नोट कर लीजिएगा कि जो जैसे एक भारत में जो इलेक्शन होता है उसमें कास्ट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग कास्ट डायनेमिक्स देखते हैं और उसके आधार पे करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट्स का विनेबिलिटी के आधार पे, कास्ट डायनेमिक्स को देख के। वो सच्चाई है, भारत की जाति व्यवस्था जो है भारत की सच्चाई है, धर्म व्यवस्था और जाति व्यवस्था। अब जो है आने वाले समय में महिला भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और महिलाओं का भी अभी एक राजनेता ने शायद किसी ने जो है वो यूपी में ये प्रयोग किया था, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में
कोई ना कोई ऐसी पार्टी होगी या पार्टी बनेगी जो कि महिलाओं को एड्रेस करेगी और उनकी समस्याओं को लेकर सामने आएगी और लड़ेगी चुनाव। और देखिएगा उस समय परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सर कब ऐसा होगा? राजनीतिक भविष्य के अक्स में कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये पूरी कब होंगी सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे सर। रफ्ता ब्रेक लेना, मुझे टीवी की मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए मुझको रुकना है, लेकिन चर्चा को ब्रेक के उस पार यहीं से आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों का विश्वास क्या महिला कैंडिडेट पे उतना नहीं है, या महिला अरुचि है राजनीति में खासकर, या फिर इससे कोई और दूसरे आयाम भी है। हर चर्चा आज इसी शो में। ब्रेक के उस पार रहिएगा हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सच के साथ देख रहे हैं और आज आधी आबादी के उस सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी ताकत को कई माध्यमों से दिखाती है और बताती है। उसमें से एक ताकत है वोट की ताकत, और इसी बढ़ती हुई ताकत पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अलका जी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अलका जी, कई रिपोर्ट्स और कई आंकड़ों का आपने भी जिक्र किया, लेकिन एक रिपोर्ट मेरे पास भी जो बताती है कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। मैम, ये कहां से बूस्ट करता है, कहां से सकारात्मक रहने का संदेश देता है, कहां बताता है कि आधा गिलास खाली और भरा है? जितनी चर्चा है कि ये तो डिसअपॉइंटिंग लेवल पे है। बिल्कुल है, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। अब आप देखिए ना कि 27 साल बाद पिछले साल 2023 सितंबर में फिर से महिला रिजर्वेशन बिल पर बात हुई, उस पर आगे बढ़ाया गया उसे, लेकिन एक आखिरी जामा उसको फाइनल शक्ल तो अभी भी नहीं दी जा सकी, अमल में तो अभी भी नहीं आया। उसके आने के बाद मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, महिलाएं सक्रिय ज़्यादा होंगी। और महिलाओं का आना मैं इसलिए भी बेहद अहम मानती हूँ क्योंकि ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं ना कि जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीड़ पड़ाई, कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुष महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन वो एक महिला बनकर जी नहीं पाते। उनको नहीं मालूम है कि उनकी क्या चुनौतियां हैं, उनके क्या दर्द हैं। ऐसे में महिलाओं को सामने आना ही पड़ेगा। महिलाओं को राजनीतिक समझ अपने अंदर लानी पड़ेगी, अपने अंदर वो सक्रियता लानी पड़ेगी, और महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको आगे लाकर उनका निवारण भी करना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि एक बार रिजर्वेशन बिल आता है तो उसके बाद इसमें बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अलका जी, ये कहानियां हम कब तक सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे? एक ऐसा वक्त आएगा जब महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, उनका विकास में उनका भी योगदान रहेगा। काश कितना अच्छा होता। आज हम और आप चर्चा करते तो बोलते कि पिछले 4 साल में देखिए महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। एक रिपोर्ट आप भी मुझे बताती कि देखिए इस रिपोर्ट में हम कई देशों को पीछे छोड़ गए महिलाओं के प्रतिनिधित्व में। मैम, ये जो स्वप्न देखने की कला है ना हमारी, ये बहुत और निखरती जा रही है। ये स्वप्न पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आप ये देखिए कि राजनीति को अगर थोड़ा सा अलग रख दे तो बाकी इलाकों में महिलाएं बाकी क्षेत्रों में बहुत बढ़ चढ़ के आगे आई हैं। आंकड़े बहुत सुधरे हैं, बहुत बेहतरीन है। राजनीति को अलग क्यों करें? राजनीति में देखिए, राजनीति ऐसा नहीं है कि कोई महिला अपनी शिक्षा के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे टिकट ले जाए। ऐसा हुआ करता, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि कम से कम आधी महिलाएं जरूर होती, कम से कम। लेकिन यहाँ पे परिवेश कुछ और है, यहाँ पे सिनेरियो कुछ और है, यहाँ पे एक मानसिकता का, एक सोच का सवाल है जो कि धीरे धीरे ही बदलेगी। अब राजनीति को हम ये डिनाई नहीं कर सकते घनश्याम कि हम इसको बहुत साफ सुथरा एक एरिया नहीं माना जाता महिलाओं के लिए। तो ये सब परसेप्शन जब धीरे धीरे हटेंगे, राजनीति में रहने वाली महिलाओं को किसी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन ये सच है। हम इसको
इसको इससे मुकर नहीं सकते। तो जब ये एक साफ सुथरा क्षेत्र बन जाएगा, जब यहाँ पर सही कैंडिडेट्स को लाने का चलन आ जाएगा, तो महिलाएं जरूर आएंगी। लेकिन जितनी महिलाएं आ भी रही हैं अलका जी, उनको अगर किसी मंत्रिमंडल में जगह भी दी जाती है तो उनसे कहता है भैया तुम महिला कल्याण विभाग देख लेना, बाल बच्चों वाला देख लेना। जहां नीति निर्धारक होती है, जहां नीतियां बनती हैं, जहां देश के लिए बड़े बड़े नीति निर्वाहक बैठते हैं, वहां पे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई कम नजर आती है। मैं फिर कह रहा हूं अपवाद हैं, लेकिन जो रेशो है वो बहुत कम दिखाई देता है। नीति निर्धारण में महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है वो बढ़ती नजर क्यों नहीं आती है? वो आएगी, बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं। मैंने अपवाद का जिक्र पहले कर दिया था, इसीलिए। देखिए, शुरुआत घनश्याम अपवाद से ही होती है। किसी भी चीज की शुरुआत आप बस चलाते हुए महिलाओं को नहीं देखते थे, आपने पहले अपवाद देखा, उसके बाद महिलाएं और बढ़ती जाएंगी। ट्रेन चलाते आप महिलाओं को नहीं देखते थे, टैक्सी चलाते नहीं देखते थे। तो महिलाएं पहले अपवाद से आती हैं और उसके बाद उनकी भागीदारी बढ़ती जाएगी। ठीक है अमीन साहब, असल में ये जंग महिला वर्सेस पुरुष की है या फिर राजनीतिक दल वर्सेस महिला की है, या फिर उन कोशिशों को लेके है जो कोशिशें हम असल में कर ही नहीं पा रहे, उसके लिए होमवर्क हमारा इनकम्प्लीट दिखाई देता है? हमारा सर है क्या एनालिसिस? हमारा भारत देश जो है पुरुष प्रधान है। अच्छा, तो इस तरीके से क्या है देखा गया अभी तक कि जो महिलाएं हैं वो डिपेंड होती है। कैसे पता चलता है महिलाएं, ये ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलता है सर कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है? हाँ, क्योंकि जो चीजें देखी जाती है उसमें सबसे पहले पंचायत हो या कहीं भी लोकल लेवल पे हो, जब तक कि वो उनका हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा तब तक वो प्रधान नहीं बन सकती, वो पार्षद नहीं बन सकती, जब तक उनका हस्बैंड एग्री नहीं करेगा। और बनने के बाद भी देखा गया है कि उन महिलाओं के अधिकार को एज ए पार्षद, एज ए प्रधान, वो उनका जो पति है वो पूरा ऑपरेट करता है और उनको आजादी से आने नहीं देता। ये आप देखिएगा, बिल्कुल दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। तो फिर महिलाओं का सबसे बड़ा विलन तो पुरुष ही हो गया जी। 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो लोग सहयोग करें, अपने परिवार के साथ में मिलकर चले और अपने परिवार को आगे लाएं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इलेक्शन कमीशन के लिए कि डाटा उनका बढ़ेगा और इसमें लेडीज का जो योगदान है कुछ ज्यादा होगा, महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का। मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम अपने जो पुरुष हैं उनसे भी आग्रह करें, अपने बच्चे हैं जो जवान बच्चे हैं उनसे भी आग्रह करें कि अपनी माताओं बहनों को आगे लाएं समाज में, जिससे कि इनका बहुत बड़ा रोल घर में भी है और समाज में भी होगा और देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं समझता हूँ एक उपलब्धि होगी। तो पुरुष ऐसा करते क्यों है? डरते हैं क्या महिलाओं से? नहीं, महिलाएं आ जाएंगी तो छा जाएंगी, फिर हम साइड हो जाएंगे। हाँ, यही बात है। अच्छा, डरते हैं पुरुष। इसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में अभी तक कानून नहीं आया था, लेकिन अब पिछली सरकार में इंट्रोड्यूस किया गया है। शायद ये आगे चल के उनको पार्लियामेंट तक ले आए, क्योंकि अभी तक वो बहुत ही, अब जो भी पार्टियां हैं, एक पार्टी नहीं सब पार्टी का ये हाल है कि वो लेडीज को देना नहीं चाहती। अभी आप देखिए, अगर देंगे तो फिर उनका कहाँ रहेगा, वो पीछे बैठेंगे। इसलिए अभी आपने कहा ना कि अगर मंत्रालय भी देते हैं तो महिला विकास कल्याण का देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का देते हैं, बहुत ज्यादा देती है, हाउसिंग का दे दिया। उनको चाहिए कि रेल मंत्रालय है, उद्यान मंत्रालय, अच्छी चीज है, क्या महिलाएं देख रही हैं सर, उनको लगाए। वित्त मंत्रालय भी देख रही है, डिफेंस भी देखती है महिलाएं, तो सर हमने वो भी देखा है जी। तो इसलिए जो है मुझे तो पुरुषों के ऊपर है कि हम आग्रह करेंगे अपने समाज के पुरुषों से कि वो अपनी माताओं बहनों को आगे करें, जिससे कि देश का एक बहुत अच्छा विकास हो सके, सही तौर पे विकास हो सके। तो सर पुरुष किस गुमान में, कौन से सुरखाब के पर लिए घूम रहा है जिसके जरिए महिलाओं को आगे नहीं आने देता? बहुत अक्षम है इसका मतलब है पुरुष, तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो आप समझिए, अपने घर से समझ जाइए, आपके दिल में होगा कि किस तरह से आपकी महिलाएं डरती हैं आपसे या आपके समाज में लोग डरते हैं। ये कारण यही है जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं आती, क्योंकि हर जगह लिखा जाता है, उनका सरनेम आगे लगाया जाता है। जब भी देखिए हर लेडीज की शादी होने के बाद उसका घर वही होता है और उस समाज का जो सरनेम है वो उसके साथ जोड़ा जाता है। पहले सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा उसका सरनेम नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो पति का सरनेम है उसी से एकदम मेंटेलिटी जो है चेंज होगी। लिखा जाता है उसका पति का सरनेम लगाया था। याद होगा आपको कि जब शुरू में हमारे यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ तो माताएं बहनें ये कहती थी कि मैं उनकी पुत्री हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, और मुंह भी खोल के नहीं दिखाती थी। इसीलिए देखिए इलेक्शन कमीशन ने आज पोलिंग स्टेशन भी लेडीज प्रदान कर दिए हैं, यानी A to Z सब जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी है, सब है, इवन एजेंट भी, कि उन औरतों को जो घूंघट डालती हैं वो खोल के देखने के लिए भी लेडीज रहें। तो सर फिर इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? तो वो उन चीजों को प्रमोट कर दिया।
एक महिला घूंघट में ही रहना चाहती है तो भाई तुम घूंघट में ही रहो, आ जाओ। आपने वो जो बराबरी का अधिकार है वो कहां दिया? फिर आप कहते हैं ना कि आप उसी लाइन में उतने ही सुरक्षित हैं जहां पे पुरुष मतदान कर रहे हैं, तब बात होती। वो माहौल पैदा नहीं कर पा रहे ना आप सर। वोट ऑफ परसेंटेज भाई हमारा तो समय बहुत थोड़ा सा होता है, यानी 40-45 दिन मिलते हैं इलेक्शन कमीशन को। उस दौरान जितनी हो सकती है फैसिलिटी दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि वो महिलाएं, माताएं, बहनें आगे आके समाज में। बड़ी बहस है सर, बड़ी बहस है। अनिता जी, ये जंग तो वाकई बहुत मुश्किल दिखाई देती है, तो वोट से पहले तो महिला वर्सेस पुरुष कर ले, तब आगे की बात करेंगे। घनश्याम जी, डॉक्टर साहब ने अभी जैसा कहा कि महिलाएं जो हैं अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती हैं। देखिए, संस्कृति और परंपरा की बात की जाए तो वो चीजें अपनी जगह बिल्कुल सार्थक हैं। उनको हम लोग जो है इस कड़ी में ना जोड़ें। आपने नाम बोला और आपका एस्टन प्लेट फ्लैश कर दिया ऊपर से पैनल ने हमारे। तो देखिए, ये महिलाएं जो हैं आगे आए, अपने मत अधिकार को पहचाने और वोट डालें। देखिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय को देखते हुए। और अभी जो आपने एक बात बोली कि ये जो हमारे गांव में सरपंची के चुनाव होते हैं, उसमें वो सिर्फ एक चेहरा होती हैं, मतलब उनको डायरेक्ट करने के लिए कोई ना कोई और लीड करो। कहते हैं हाँ, मैं इस बात से थोड़ा सा रखती हूँ कि हाँ, ये ऐसा होता है गाँव में, ऐसा देखने को मिलता है। उनका सिर्फ नाम यूज होता है, जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन में आगे आते हैं, वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये चीजें थोड़ी कम होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा सिस्टम क्लीन होगा, वैसे वैसे महिलाओं को आप देखेंगे कि वो आगे चलकर आ रही हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इलेक्शन कमिशन काफी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे उन्होंने जो है अरेंजमेंट किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, महिलाएं आगे आएंगी। उम्मीदें हैं। समय कम है मेरे पास, अलका जल्दी से जोड़िए फिर आगे बढ़ो। जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जहां महिलाएं अपना प्रॉपरली नाम भी नहीं बता पा रही थी, यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि वो आप सोचिए 1950 में भारत की जनसंख्या क्या रही होगी, और उसमें वो आंकड़ा 28 लाख था। इन महिलाओं की संख्या जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ताल्लुक रखती थी, जो अपना नाम तक नहीं बता पा रही थी, उस वजह से उन लोगों का पंजीकरण तक नहीं हो पाया था। और आज देखिए ना, आज महिलाएं 2019 के चुनाव में बराबर उन्होंने मतदान दिया है, और 24 में अगर वो आगे नहीं भी निकली तो 29 में डेफिनेटली महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा तो अलका जी ने 5 साल और आगे फ्रेम कर दिया है। ठीक है अजीत जी, ये 5 साल अगले 5 साल में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? क्योंकि मैं तो कई सालों से 5 साल का टाइम फ्रेम सुनते आ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैंने पहले भी ये इस चीज़ को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे लगातार जो है वो अवेयरनेस आ रहा है और उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। चाहे आप बिहार में की सरकारें थी जिन्होंने साइकिल या जो है ड्रेसेस वगैरह दिए और उनसे बाहर उनको प्रोत्साहित किया, या आप उड़ीसा में सरकार थी कुछ उस तरह से महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा चीज़ें की, प्रोत्साहित किया उनको शिक्षा के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, उसका असर भी देखने को मिला है। उस तरह से साउदर्न स्टेट्स में प्रायोरिटी तय करनी। 2030 तक जब हम ये दावा ठोकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत होंगी, तो ये 2030 तक का आंकड़ा का मेरा देश बता पाएगा? हम ये बता पाएंगे कि इस भागीदारी में भी हम तीसरे पायदान पे होंगे? वहां फंस हो जाते हैं सर। देखिए, हवा निकल जाती है हमारी। मैं अलका जी के इस बात से सहमत हूँ, शर्मिंदगी के साथ, कि राजनीति बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी है, लोग हिचकते हैं, सभ्य महिलाएं जाना नहीं चाहती। नहीं सर, ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी कि महिलाएं, मतलब ये तो अलग सर आपका व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, कई महिलाएं हैं और बहुत सभ्य महिलाएं हैं, बहुत भद्र महिलाएं हैं जो इस पॉलिटिक्स में है, और ये अलग विषय हो जाएगा सर, इस पे चर्चा नहीं। आखिरी कमेंट मुझे 30 सेकंड में सर बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ कि ये सकारात्मक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स आप देखिए, और उसमें देखिएगा जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे जो है इससे अच्छे डेटा होंगे और इससे अच्छी चीजें होंगी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आपको देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो 4 जून के बाद फिर हम सब बैठेंगे यहाँ पे और चर्चा करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज आधी आबादी की उस कहानी को पूरा करने की हमने छोटी ही सही एक कोशिश तो की है। ये कोशिश कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेगी, एक बड़े रंग और कलेवर में हमें नजर आएगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ, सच के साथ के इस अंक को यहीं वाइंड अप करना है। फिर होगी मुलाकात गुरुवार को ठीक इसी शो में। रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए डीडी किसान।